हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स का सॉल्व पेपर, जो कि पिछले वर्ष आया हुआ था। उसी पैटर्न पर हमने इसको सॉल्व किया है। जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया था, सोशल फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, वो हमने समझाया था आपको। उसी तरह से हमने फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, जिससे पढ़कर आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। पेपर्स की तैयारी अगर करना है तो आप क्वेश्चन पेपर देख कर ही कर सकते हैं। तो ये जो हम बुक पढ़ा रहे हैं, ये जॉय पब्लिकेशन जो पब्लिश की है बुक, जो कि क्वेश्चन बैंक नाम से है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पैटर्न वही है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट ये है जिसमें हमको 6 क्वेश्चन करने हुए हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब द ब्रीफ द स्टेप वाइज पर्कुलेशन। कह रहा है एक्सट्रैक्शन को आप परिभाषित करिए और जो वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के हैं उनको बताइए, और ब्रीफ द स्टेप वाइज पर्कुलेशन जो है उसको स्टेप वाइज आप समझाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सट्रैक्शन को परिभाषित कीजिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। मतलब कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देकर पहले मैं समझाता हूँ, फिर डिफिनीशन पे आता हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं चाय का। अगर चाय बनाते हैं तो पहले चाय डालते हैं, उसके साथ एक सॉल्वेंट डाल देते हैं, मतलब कि वाटर डाल देते हैं। उसके बाद उसको हम गर्म करते हैं, प्रोसीजर जो भी है करते हैं। उसके बाद जो है चाय पत्ती को जो निकाल लेते हैं, और जो रह जाता है और जिसको हम पीते हैं, उसी वो जो निकला हुआ पदार्थ है वो एक्सट्रैक्ट है पदार्थ है उसी। ये एक प्रोसेस एक्सट्रैक्शन की हो गई। इसी तरह ये यहाँ पर बताया गया है, ये एक सेपरेटिंग मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू से, जो प्लांट और एनिमल टिश्यू से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने या एक्सट्रैक्ट करने की विधि या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को पालन करके जब ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हम उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन के कुछ मेथड हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है मैक्रेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है पर्कुलेशन। तो यहाँ पर केवल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की जो मेथड है वो ही केवल पूछा हुआ है। अगर आपको देखना है तो हम इसका वीडियो अलग से बनाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका ब्रीफ में अगर डिस्कस करना है तो अभी यहाँ पर केवल पूछा गया डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज पर्कुलेशन। स्टेप वाइज पर्कुलेशन के जो स्टेप हैं उसका प्रोसीजर पूछा गया है। ठीक है, तो वही हम पहले बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पर्कुलेशन प्रोसीजर पूछा गया है। पहले तो हम जान लेते हैं मोटा मोटा कि पर्कुलेशन होता क्या है। पर्कुलेशन मतलब कि होता है कि एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट, जैसे हमने एक्सट्रैक्शन बताया उसी तरह ये पर्कुलेशन भी होता है। कि जैसे पर्कुलेशन के लिए हम एक वो यूज करते हैं, पर्कुलेशन के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि ये बना हुआ होता है पर्कुलेशन। ये यहाँ से जो होता है बंद करने वाला होता है, और इसी में फ़िल्टर भी लगाया जाता है। और यहाँ से भी, यहाँ पर जो लिक्विड जिसमें हम निकालते हैं उसमें पर्कुलेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, जैसे जिंजर ले लेते हैं, तो उसको जो है पहले जिंजर को पहले भिगो लेते हैं। उसके बाद उसको साइज रिड्यूस करके जो है प्रोडक्ट निकलता है। प्रोडक्ट मतलब कि उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने की एक ये विधि है पर्कुलेशन। समझ रहे हैं? इसका एक प्रोसीजर इसका है जो हम अभी बताएंगे। ये मेनली ये है एक इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, क्रूड ड्रग जो भी लेते हैं, उसका जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने की ये एक पर्कुलेशन विधि है, जिसका हम विधि आपको बताएंगे कैसे क्या करते हैं। तो पहला स्टेप इसमें है साइज रिडक्शन। ठीक, तो पहला स्टेप है पर्कुलेशन का साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी क्रूड ड्रग लेते हैं, जैसे हम क्या ले लेते हैं, जैसे हम कोरिएंडर यानी कि धनिया ले लेते हैं, या फिर हम जो हल्दी ले लेते हैं, टर्मरिक। तो उसको क्या कहते हैं, पहले हम उसके साइज़ को जो है बहुत छोटा छोटा कर लेते हैं। साइज रिडक्शन मतलब कि उसका जो है पार्टिकल हैं उसके उसको बहुत छोटे छोटे कर लेते हैं, ताकि आगे की प्रोसेस करने में हमको मदद मिले। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि क्रूड ड्रग जो है उसको सूटेबल साइज़ में हम रिड्यूस कर लेते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि जो बड़ा बड़ा साइज होगा वो जो है एरिया भी कवर करेगा ज़्यादा। साइज रिडक्शन आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया क्रूड ड्रग एंड मोर सरफेस। तो साइज रिडक्शन का मेनली यही एम होता है कि जो है अगर बड़ा साइज़ है तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। जैसा आप कहीं भी कुछ है, अगर उसको एक बढ़िया साइज छोटे छोटे साइज़ में होगा तो वो स्पेस कम लेगा, बीच में स्पेस कम रहेगा, तो आपका वो सही रहेगा। इसीलिए पहले हम साइज रिडक्शन कर लेते हैं पहला प्रोसेस में। और इसमें एक शब्द यूज किया गया है मेनस्ट्रम। ये शब्द बार बार आपको यहाँ पर मिलेगा। मेनस्ट्रम होता क्या है?
तो मेनस्ट्रम जैसे कि हम किसी भी चीज़ को पर्कुलेशन करते हैं तो उसमें एक लिक्विड रखते हैं, सॉल्वेंट जो रखते हैं उसको हम पर्कुलेशन कर लेते हैं। जैसे हम चने की बात कर लेते हैं, चने हम अगर रात को भिगोते हैं तो पानी में भिगोते हैं तो वो क्या करते हैं, चने क्या आते हैं, सॉयल हो जाते हैं। ठीक है, सॉयल हो जाते हैं मतलब कि फूल जाते हैं। तो जो ये पानी यूज़ कर रहे हैं वो मेनस्ट्रम है, ये जो सॉल्वेंट उसमें होता है वो मेनस्ट्रम कहलाता है। ये सब बार बार भी यूज होगा तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। दूसरा है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मतलब होता है अंतः शोषण। अंतः शोषण मतलब कि जैसे कि हम शाम को चने को भिगो रहे हैं तो वो जो होता है चना होता है कि अवशोषण कर लेता है, पानी को जो है अवशोषण कर लेता है कि जिससे वो सोयल हो जाते हैं। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है, इम्बिशन इज अ प्रोसेस इन विच द पाउडर ड्रग इज केप्ट अलॉन्ग विद द मेनस्ट्रम फॉर 4 आवर्स इन वेल स्टॉपर्ड कंटेनर। मतलब कि एक कंटेनर में 4 घंटे के लिए लिक्विड मेनस्ट्रम के साथ उस जो क्रूड ड्रग है उसको हम रख देते हैं। ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन द मेनस्ट्रम पेनिट्रेट द सेल वॉल। जो इस क्रिया के दौरान जो होती है, जो सेल वॉल उसकी होती है क्रूड ड्रग की, उसको पेनिट्रेट कर देता है और वाटर जो होता है उसके अंदर चला जाता है, जिससे उसका साइज जो होता है इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूज पोरोसिटी जो होती है उसकी उस पाउडर की या क्रूड ड्रग की वो कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा स्टेप है पैकिंग। अब जैसे हमने पहले हमने साइज रिडक्शन कर लिया है, पहले हमने छोटा छोटा कर लिया, उसके बाद हमने भिगो लिया है तो वो अवशोषण कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पर्कुलेशन यानी कि प्रोसेस पे आते हैं। तो ये हमारे जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैकिंग कैसे करेंगे, पैकिंग कैसे करेंगे। पर्कुलेशन में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे डी फार्मा बी फार्मा आप कर रहे हैं तो लैब में देखे होंगे पर्कुलेटर होता क्या है, कैसे क्या पर्कुलेशन होता है। तो ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पर इसे होता है ये, जैसे कि ये वो होता है कि यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, एक वाल की टाइप में होता है, ये बंद कर सकते हैं यहाँ पर। और ये ऐसे होता है, यहाँ से ऊपर एक ढकने का भी वो होता है कि इसको ढक सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे ये जो जिसमें हमको कलेक्ट करना होता है वहाँ पर ये ऐसे रख देते हैं बीकर वगैरह। तो इसका ये स्टैंड होता है। ठीक, ये स्टैंड होता है। तो ये पर्कुलेशन का एक आपने देखा होगा लैब में ऐसा ही कुछ होता है, जनरली हम बहुत अच्छा नहीं बना पाए हैं। तो तीसरा स्टेप क्या रहता है, पैकेजिंग। पैकेजिंग हम कैसे करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा लेते हैं और कॉटन की मदद से यहाँ पर हम पैकेजिंग कर देते हैं जो भी सोल्यूट आया हुआ है। उसके बाद फिर हम फिल्टर पेपर या कॉटन लगा के रोक देते हैं। उसके बाद हम और आगे का स्टेप करते हैं। ठीक, और यहाँ से हम पहले बंद रखते हैं। पहले तो हम जब भर रहे होते हैं तो बंद रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो होता है इसको हम वो करते हैं, जब अगला स्टेप करते हैं तो इसको खोल देते हैं ताकि इसकी वायु जो है एयर ना बन पाए, ताकि ये स्पेस कम ले। ठीक है, तो इसलिए इसको हम वो कर देते हैं। ठीक है, तो हम 4th स्टेप पे आते हैं। उसके पहले हम फिगर बना लेते हैं क्योंकि फिगर जो है मिट गया है। 3rd स्टेप था पैकिंग। पैकिंग के बाद आता है 4th स्टेप माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि जब हमने फुलफिल अमाउंट नहीं, मतलब कि जितना हमको सूटेबल था उतना मैंने पहले इसको पैक कर लिया है। जो भी प्रोडक्ट का हमको पर्कुलेशन करना है तो उसको कर लिया है। उसके बाद हम माइग्रेशन का जो माइग्रेशन मतलब मैंने आपको बताया था पहले कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन एक सॉल्वेंट है जो भी जिसके सहायता से हम पर्कुलेशन प्रोसेस जो करते हैं, तो इसमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में मेनस्ट्रम शुड बी एडेड पैकिंग द पर्कुलेटर, जो कि सफिशिएंट अमाउंट में हम यहाँ पर अब इसके यहाँ पर कॉटन और वो लगा के यहाँ पर हम मिला देते हैं। और साथ में हम इसको यहाँ पर ये ऐसे खोल देते हैं, वॉल जो होता है इसको खोल देते हैं ताकि जो एयर बन रही है वो एयर निकल जाए। फिर जब ये हो जाता है, जब ये जो हमारा मेनस्ट्रम है वो निकलने वाला हुई हो, तब हम इसको बंद कर देते हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए हम इसको रखना 24 घंटे के लिए लगभग हम रखते हैं ताकि वो सेपरेट हो सके, क्योंकि यही इसका स्टेप जब सेपरेट होगा तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर और जो ये मैंने जो पर्कुलेटर या फिर जो भी हमने क्रूड ड्रग रखा था उससे अवशोषित करके जो वो निकलेगा क्रूड एक्सट्रैक्ट, वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो उसके बाद खोलेंगे बीकर से हम अपना रख लेंगे, निकाल लेंगे। अब आते हैं 5वें स्टेप पर। माइग्रेशन हमने 4th स्टेप कर लिया कि हमने लिक्विड डाल दिया है, उसके बाद हमने नीचे से वॉल बंद कर दिया है ताकि जो है 24 घंटे के लिए रख दिया है, स्टे कर दिया है कि जो प्रोसेस हो वो हो जाए और हमारा जो पर्कुलेटर है जो कि एक्सट्रैक्ट है वो आपका इकट्ठा हो नीचे। ठीक, तो 5वां स्टेप है पर्कुलेशन। अब हम 24 घंटे बाद देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जो लिक्विड है वो इकट्ठा हो गया है, तो उसको हम एक बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। जो जितना अमाउंट में हमारा मेनस्ट्रम नीचे से निकला है या एक्सट्रैक्ट निकला है उतना ही अमाउंट में फिर से मेनस्ट्रम हम ऊपर से डाल देते हैं। ठीक, इस स्टेप में यही बताया गया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, 6th स्टेप पे आते हैं, प्रेसिंग द मार्क।
इसमें क्या करते हैं, जो हमने मेनिस्ट्रम रखा है तो उसको करते हैं प्रेशर लगाते हैं, ताकि जो होता है जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन की वो थोड़ा इजीली हो पाए। ऊपर से प्रेशर जब लगाते हैं तो फिर वही कुछ फिल्ट्रेट जो होता है जो निकल के आता है नीचे वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एडजस्ट द वॉल्यूम, वही कह रहे हैं कि जब निकलता जितना निकलता है उसके अनुसार उतना ही फिर वॉल्यूम में मेनिस्ट्रम जो होता है ऊपर हम डाल देते हैं लिक्विड जो होता है। यही यहाँ पर एडजस्ट द वॉल्यूम। फिर क्लैरिफिकेशन जो कि एट स्टेप में क्लैरिफिकेशन बताया गया हुआ है कि इसमें जो होता है इट इज़ कैरीड आउट बाई सब्सिडेंस ओवर फिल्ट्रेशन टू अबेटन अ क्लियर फिनिश्ड प्रिपरेशन। जो भी हम एक्सट्रैक्ट प्राप्त करते हैं उसको हम फिर से फिल्टर पेपर के माध्यम से जो होता है एक अपना फिल्टर कर लेते हैं, फिर इकट्ठा कर लेते हैं। तो वही आपका पर्कुलेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। तो आप लोगों ने समझ लिया। जो भी कुछ इसमें डाउट रहे हैं तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं कि ये हमको डाउट रहा है, तो हम कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है टू राइट एनी 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ एट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के 8वें संस्करण की कोई 5 मुख्य विशेषताएं बताएं आप। ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है। तो एट एडिशन साइलेंट फीचर जो इसको हम बताते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ एट एडिशन ऑफ IP 2018। इंडियन फार्माकोपिया की जो 2018 का जो 8वां संस्करण है उसमें जो साइलेंट फीचर हैं वो हम बताते हैं। पहले तो कुछ फीचर्स हैं जो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं ओरली, फिर यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो साइलेंट फीचर की बात करते हैं तो पहले हम कुछ जनरली बता दे रहे हैं जो कि हमने और ही खोजे हैं, जो कि क्या क्या है। पहला तो है 120 जो होते हैं केमिकल मोनोग्राफ, जिसमें जो है नए केमिकल मोनोग्राफ जो आए हैं, केमिकल मोनोग्राफ जो 120 नए इसमें ऐड किए गए हैं। 15 जो होते हैं हर्बल मोनोग्राफ इसमें ऐड किए गए हैं। 10 जो होते हैं ब्लड और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के जो कुछ प्रिपरेशन है उनको ऐड किया गया है। और 2 जो होते हैं वैक्सीन के कुछ प्रोडक्ट या मोनोग्राफ हैं जो ऐड किए गए हैं। 14 जो होते हैं वेटरनरी प्रोडक्ट मोनोग्राफ जो हैं वो ऐड किए गए हैं इसमें एट एडिशन में 2018 के। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, जर्नल केमिकल टेस्ट एंड TLC फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आर्टिकल हैव बीन ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड एंड मोर स्पेसिफिक इंफ्रारेड। तो इसमें जो साइलेंट फीचर है इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो केमिकल टेस्ट हैं किसी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जो पहले वाले थे कि TLC और भी कुछ जनरल केमिकल टेस्ट होते थे उनको इन्होंने इसमें से रिमूव कर दिया है। इसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट हैं वो हैं, जैसे कि स्पेसिफिक इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है एंड HPLC टेस्ट है। इन पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने पहला ये इसका साइलेंट फीचर हो गया है। इसमें जो दूसरे पॉइंट में है इन्होंने ये बताया है कि ये जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है इन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट क्रूड ड्रग्स में कोई रह गए हैं, इम्प्योरिटी रह गई है जो कि बहुत ही इम्प्योरिटी है, तो पहली बात तो प्रोडक्ट यूज में नहीं रहेगा क्योंकि इम्प्योर है, क्योंकि वो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि वो नुकसान ही करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज मोर कंप्रहेंसिव टू सब्स्टिट्यूट द नीड मोर सेलेक्टिव एग्जामिनेशन एंड असेसिंग द नेचर एंड एक्सटेंट इम्प्योरिटी। मतलब कि परख और विशेष रूप से अवयव और उत्पादों की औषधि और प्रकृति और सीमा का आकलन करने के लिए इन्होंने क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट जो दिए हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर देने को बोला है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है कुछ इंटरनेशनल फार्माकोपिया के सामंजस्य मतलब कि उसके साथ मिलकर इन्होंने प्योरिटी के लिए और भी क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट जो कि दिए हुए हैं उनको और डेवलपमेंट किया है। चौथा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट जो होता है BET, इसने जो है पहले जो पैरेंटल प्रिपरेशन में पायरोजन टेस्ट यूज किया जाता है उसकी जगह पर अब बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट का यूज किया जाए। इसका भी एक मोनोग्राफ अलग से दिया हुआ है। 5वां पॉइंट है 53 न्यू फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मोनोग्राफ हैव बीन एडेड आउट ऑफ विच FDC 25 FDC मोनोग्राफ आर नॉट फाउंड इन एनी अदर फार्माकोपिया। मतलब कि इन्होंने 53 नए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन संयोजन मोनोग्राफ शामिल किए हैं। 53 नए जो हैं, हमने पहले ही बताया था कुछ जो मोनोग्राफ हैं इन्होंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर यही वाला पॉइंट है कि 53 नए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के मोनोग्राफ इन्होंने ऐड किए हैं, जिनमें से 25 FDC मोनोग्राफ किसी भी फार्माकोपिया में उपलब्ध नहीं है। जिनमें से जो 25 हैं
एफडीसी जो मोनोग्राफ है वो किसी भी फार्माकोपिया में उपलब्ध नहीं है, जो कि इसमें उपलब्ध हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो दैनिक जीवन में प्लास्टिक का बहुत ही ज़्यादा यूज है। किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो प्लास्टिक की पैकेजिंग में ही आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए कि प्लास्टिक की अगर हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज रहेगा हमारे जीवन में, या फिर कह सकते हैं हमारे जीवन में क्या एडवांटेज रहेगा या कि डिसएडवांटेज क्या रहेगा, वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने को बताया गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये आप दैनिक जीवन में भी यूज़ करते हैं कि उसका क्या नुकसान रहेगा प्लास्टिक का, तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फार्मेसी में, मैन्युफैक्चरिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी दवा आ रही है तो प्लास्टिक के उसमें आ रही है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है या क्या उससे हमको एडवांटेज है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा है पहले। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम एडवांटेज क्या क्या हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक पैकेजिंग का एडवांटेज ये है कि पहला तो इट्स प्रोडक्शन कास्ट इज लो, क्योंकि इसकी जो होती है प्रोडक्शन कास्ट जो होती है बहुत ही लो होती है। इसका उत्पादन करने में जो कि लागत लगती है बहुत ही कम लगती है, क्योंकि ये बहुत ही और इट इज़ लाइट वेटेड, ये बहुत ही हल्का होता है। और इसका इट कैन बी ईजिली मोल्डेड इन वेरियस शेप, इसको हम किसी भी शेप में ईजिली हम बना सकते हैं। और इसकी कास्ट लो होती है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरेजन, ये जो होता है जंग लगने से भी बचाता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होते हैं बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, तो इसमें जो होता है कोरिजन नहीं लगता है, आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। इट कैन बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यू एज वेल, आप जैसा चाहते हैं उस टाइप का बनवा सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ट्रांसलेंट बना सकते हैं, ओपेक्यू जैसा आप चाहें, पारदर्शी या पारदर्शी जैसा भी चाहें वैसा बनवा सकते हैं। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है बहुत ही कम कंडक्ट करता है, मतलब कि कुचालक है ये, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है, पुअर क्या हो ही नहीं सकती है। इट कैन बी यूज मेक रोड यूटेंसिल वायर पाइप्स, ये इसका भी यूज भी हम वायर्स बनाने में, वायर्स के ऊपर जो ऐसे नहीं लगा होता है वो प्लास्टिक का ही होता है, और यूटेंसिल कुछ बर्तन बनाने में या रोड्स बनाने में या पाइप बनाने में यूज करते हैं, या फिर जैसे टेबलेट को रखने के लिए हम कुछ डिब्बे बनाते हैं उनको रखने में मदद करते हैं। इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन आप बिल्डिंग एज वेल, इसको हम बिल्डिंग्स बनाने में भी मदद कर सकते हैं। और इसका जो है ये इतना हल्का होता है जो कि इससे ये फ़ायदा होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं ईजिली से। ठीक, इसका एडवांटेज ये हो गया। डिसएडवांटेज पे आते हैं। बात कर रहे थे प्लास्टिक पैकेजिंग है, एडवांटेज की बात पहले हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की पैकेजिंग ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो उसके हम डिसएडवांटेज क्या क्या हैं उसको हम जानेंगे, हानियाँ क्या क्या हैं पैकेजिंग करने से प्लास्टिक की। तो पहला यही है कि नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक कैन लास्ट फ्रॉम 400 to 1000 ईयर एंड फ्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक आर नॉट डिग्रेडेबल एज वेल। मतलब कि इन्होंने पहला डिसएडवांटेज ये बताया है कि जो कुछ प्लास्टिक यूज होते हैं पैकेजिंग में, उनका जो कि नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है, जो कि सड़ना या फिर ज़मीन में मिल जाना, वो 400 से 1000 साल तक तब हो पाता है कि ये मिल जाता है ज़मीन में या डिकम्पोज हो जाता है। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो कि होते ही नहीं हैं, तो ये एक पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है प्लास्टिक मटेरियल क्लॉग वाटरवे ओशियन सी लैक्स etc। जो प्लास्टिक मटेरियल, जो दूसरा पॉइंट है, इन्होंने ये बताया कि जो प्लास्टिक मटेरियल हैं नेचुरल सोर्स जो वाटर के हैं उनको जो है बंद कर देता है। जैसे कि कहीं भी लोग जाते हैं पिकनिक पर, तो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक बोतल होता है यूज़ करके क्या करते हैं, नदी नालों ये सब कहीं फेंक देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, इससे जल भी दूषित होता है और उसके जो सोर्स हैं वो भी बंद होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा ये है मैनी एनिमल्स ईट प्लास्टिक मटेरियल एंड डाई, ओवर 90% ऑफ ऑल सी बर्ड्स हैव प्लास्टिक पीसेस एंड देयर स्टमच। इन्होंने तीसरे पॉइंट में ये बताया है कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लास्टिक खा लेते हैं, जैसे कि अब देखा होगा कि शहरों में गाय और ये सब जानवर जो होते हैं घूमा करते हैं और ये प्लास्टिक्स खा लेते हैं, पॉलीथीन वगैरह, तो जिससे उनका स्टमक में एक थैली वो बीमारी हो जाती है, जिससे के कारण वो मर सकती हैं, ये चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। ओवर 90% जो होते हैं सी बर्ड, जो समुद्री चिड़िया होती हैं, उनके पेट में जो होता है प्लास्टिक ही पाया जाता है। 90% ये
रेगुलेशन लगाई गई है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है प्लास्टिक इज वाइडली यूज्ड इन अ पैकेजिंग ईटिंग फूड आउट अ प्लास्टिक कंटेनर में काज कैंसर। कि आजकल देखो आधुनिक युग में क्या होता है, हर चीज़ जो प्लास्टिक में ही मिल रही है। अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं अगर जोमेटो स्विगी से, तो वो भी प्लास्टिक में ही पैकिंग होकर वो खाना मिलता है। तो वो एक धीरे धीरे आपको कैंसर काज कर सकता है कि एकदम से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कैंसर का कारक हो सकता है कि आप ये इससे कैंसर आपको हो सकता है। ठीक, यहाँ पर यही बताया गया है। फिर है बोथ क्रिएशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। कह रहा है कि फिफ्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर हम उस प्लास्टिक का हम रिसाइकलिंग करते हैं कि हम दोबारा उसको यूज़ कर लें, उसको हम गला के उसको फिर से पुनः निर्माण कर लें, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया, तो उससे जो गैसें निकलती हैं वो जो होता है वातावरण के लिए या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही लंग्स डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है। सिक्स पॉइंट में ये बताया गया है कि प्लास्टिक की संरचना जो होता है उसको रोकने के लिए कुछ जो चीज़ मिलाया जाता है, जैसे थायलेट है, वो जो होता है मेल और फीमेल के हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, एबनॉर्मल कर देता है, जिसके कारण आपको बीमारियां हो सकती हैं। सेवंथ पॉइंट है प्लास्टिक काज मैनी फायर हैजार्ड्स। मतलब कि ये जो होता है आग लगने के कारण भी हो सकता है प्लास्टिक जो होता है, क्योंकि बहुत ही वो होता है कि अगर कोई इसमें हम एसिड रख दे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आग लगने के। इट कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग इज आल्सो वेरी हाई। अगर हम बताया ना कि अगर रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो वायु निकलती है या हवा निकलती है वो बहुत जहरीली होती है। तो उन्होंने कहा कि रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही कॉस्टली होती है, जो कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा गया था प्लास्टिक पैकेजिंग का। तो ये खत्म होता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स, नेम द वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं और तो और उसके वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स के नाम दीजिए, साथ में एग्जांपल के साथ इसका नाम दीजिए। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल को वो होते हैं जिनका हम उपयोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन भी यहाँ पर ये दिया गया, द एलिमेंट हैविंग लिटिल और नो थेराप्यूटिक वैल्यू बट आर बेसिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स या फिर फार्मास्यूटिकल नेसेसिटी। मतलब कि ये जो होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इनका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होता है जो कि, लेकिन ये प्रोडक्शन या कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो प्रोडक्शन कंपाउंडिंग में इस प्रकार यूज होते हैं जैसे कि आप फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल एड्स का ही एग्जाम्पल है। फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव आप यूज कर रहे हैं ड्रग को बचाने के लिए, तो ये सब फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनका कोई थेरापेटिक मतलब कि उनका कोई वो एक्शन नहीं है कि आपको कोई बीमारी या डिजीज़ हो रही है उससे बचने के लिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं, नहीं। तो इसका एक ये अलग ही वैल्यू है कि हम इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसमें हमको कलर कैसे दे सकते हैं, इसको हम स्वीटनिंग एजेंट डाल सकते हैं ताकि बिटर टेस्ट ना रहे, पेशेंट को कंप्लेंट्स ना रहे। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एड्स ये होता है। तो अब पूछा गया है टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, जो उसका हमको प्रकार बताने फार्मास्यूटिकल जो सहायक होते हैं उनका क्या क्या है, तो वही है यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति की आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। तो पहला है एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स में आता है लैक्टोज एंड जिलेटिन। दूसरा है वेजिटेबल सोर्स, स्टार्च एंड पिपरमिंट्स। और मिनरल सोर्स कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फेट जो कि है। और चौथा है सिंथेटिक सोर्स, बोरिक एसिड एंड सैक्रिन, लैक्टिक एसिड, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीसॉर्बेट एंड पोविडोन। ये जो हमने जो बता रहे हैं इतने सारे बहुत ज़्यादा, इसमें एक या दो करके एक आप एग्जांपल दे सकते हैं, पेपर्स में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन वो पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा है बेस्ड ऑन, पहला है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, दूसरा है बेस्ड ऑन देयर डोजेज फार्म। डोजेज फार्म के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला है फार्मास्यूटिकल एड यूज इन सॉलिड डोजेज फार्म। सॉलिड डोजेज फार्म में जो आते हैं फार्मास्यूटिकल एड उनके बारे में दिया गया है। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन मतलब कि डोजेज फार्म के बेस पर जो कि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें पहले तो सॉलिड डोजेज फार्म के उस पर किया गया। तो उसमें सॉलिड डोजेज फार्म में डाइल्यूएंट्स आते हैं जैसे कि तनुकारक, जैसे जो लैक्टोज, डायरेक्टली कंप्रेसिबल
स्टार्च, डेक्स्ट्रोज एंड सॉर्बिटॉल। ये जो होते हैं ये सॉलिड में आते हैं और ये फार्मास्यूटिकल ऐड हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। बाइंडर और अधेसिव के रूप में जो यूज़ किए जाते हैं एकासिया, जिलेटिन एंड स्टार्च पेस्ट, जो कि लुब्रिकेंट केमिकल या सेमी सॉलिड बनाने के लिए जो कि यूज़ किए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेंट मतलब होते हैं स्नेह, टाल्क किसका एग्जांपल है, स्टेरिक एसिड है, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट। हम इतने एग्जांपल बता रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा 2 से 2 एग्जांपल बता सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको ग्रेडियंट्स की बात करते हैं। ग्रेडियंट्स जो होते हैं विघटनकारी होते हैं, जिनको इसका एग्जांपल है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और दूसरा है asbestos फ्री स्टार्च, कॉर्न स्टार्च। फिर है डिसइंटीग्रेंट्स जो होते हैं स्टार्च का होते हैं, क्ले होता है, सेलुलोस होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। तो चौथा है सुपर डिसइंटीग्रेट्स। सुपर डिसइंटीग्रेट में क्या होता है, क्रॉस कार्मलोज होते हैं, क्रॉस पोविडोन, सोडियम एंड। ये आप लोग एक बार आपको ये याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे आपको ऐसे ही याद होंगे, क्योंकि ये इतने नाम हैं और क्लासिफिकेशन ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग तो इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम बता दे रहे हैं। और इसे कलरिंग एजेंट, मैंने बोला ना कि कलरिंग एजेंट यूज होते हैं, जिसमें FD एंड C एंड D एंड ये सभी डाइज होती हैं जो कि यूज होती हैं फ्लेवर के लिए। ये देखो स्प्रे ड्राइड एंड अदर फ्लेवर यूज किए जाते हैं जो कि फ्लेवर देने के काम आते हैं। फिर आता है स्वीटनर, जो कि जैसे नहीं कि किसी भी सिरप या टेबलेट का टेस्ट जो है वो जो बहुत ही कड़वा है तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, वो भी मैनिटॉल और सैक्रीन उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सॉर्बेंट्स जो होते हैं उसका भी यूज किया जाता है, इनमें सिलिका जेल एंड एक्टिवेटेड कार्बन है। और कोटिंग मटेरियल मतलब कि जैसे कि किसी ड्रग का वही मैंने एग्जांपल दिया ना कि ये कड़वी है तो उसको ऊपर से कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग वाले कौन कौन से एग्जांपल हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज होता है, HPMC सिंथेटिक पॉलीमर होता है। प्लास्टिसाइजर है, उसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सब सॉलिड में हो गए। फिर लिक्विड में बात कर लेते हैं। लिक्विड में सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं, जैसे वाटर है, वाटर तो मेनली ही यूज़ करते हैं कोई भी प्रिपरेशन बनाते हैं तो ठीक। फिर इसके बाद है एल्कोहल, एसिटिक एसिड, सिरप, इन सभी में ये सब जो होते हैं ये लिक्विड में होते हैं। को सॉल्वेंट की बात करते हैं, इथेनॉल और सॉर्बिटॉल, ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। बफर्स की बात करते हैं, फास्फेट बफर और एस्टेट बफर, ये यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स में। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, मतलब कि कोई माइक्रोबियल अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे बचने के लिए पहले से ही हम फार्मास्यूटिकल एड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला है बेंजिल अल्कोहल, ब्यूटिल पैराबीन, ये हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, सोडियम इसका एग्जांपल है, सोडियम बाईसल्फाइड एंड थियोयूरिया। वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। एंटी फॉर्मिंग एजेंट यूज़ करते हैं कि फॉर्म ना बन पाए, इसका एग्जांपल है सिमेथिकॉन और ऑर्गेनिक फास्फेट। फिर थिकनिंग एजेंट जो होता है थिक करने के लिए जो किया जाता है, मिथिल सेलुलोस, हाइड्रोक्सिल एथिल सेलुलोस, ये सब यूज़ किए जाते हैं। ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। चिलेटिंग एजेंट हैं, उसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल तो लगभग सभी का याद करना पड़ेगा जो कि एग्जाम में जो आप लिख सकते हैं, इससे आप पास हो सकते हैं। या फिर यही एक अच्छी ट्रिक है, अगर आप पेपर पुराने साल के हल कर रहे हैं, कम से कम 2-4 पेपर हल कर लीजिए एक सब्जेक्ट के, तो इतना है कि आप पास हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर साल भर नहीं पढ़े हैं तो इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर हल करने से, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब ये बारी बारी से दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल आया जाए, ये एड्स यूज इन सेमी सॉलिड, मैंने पहले सॉलिड पढ़ा फिर लिक्विड पढ़ा। सेमी सॉलिड में जो एजेंट यूज होते हैं उनके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्बलाइजर, जेलिंग एजेंट, ये सब सेमी सॉलिड में जो यूज होते हैं इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आप लोग इनको पढ़िए, ठीक है। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है फार्मास्यूटिकल एड्स का। फंक्शन मतलब कि बात कर लेते हैं पहला एनेस्थेटिक क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। एनेस्थेटिक मतलब कि बेहोश करने के लिए या फिर निद्रा देने के लिए जो यूज किए जाते हैं, जैसे पहला है क्लोरोफार्म। और फिर लग्जेटिव की बात करते हैं, लग्जेटिव के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, गम्स, गौर गम्स, बेंटोनाइट। और पीएच मॉडिफाइबर मतलब कि अगर पीएच हाई है या लो है उसके लिए सिट्रिक एसिड दिया गया है। एस्ट्रिंजेंट जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं क्या क्या होता है, ठीक। उसके एग्जांपल दिए गए कार्बोनेटिव जो कि
एक्सपेल करते हैं गैस को हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन से, वो उसके कुछ दिए गए एग्जांपल हैं कि डिस्टिल वाटर, सिनेमन्स एंड एनाइज वाटर। फिर न्यूट्रिएंट सोर्स की बात करते हैं तो इसमें अगार एंड लैक्टोज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एक बार इसके एग्जांपल हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही याद होंगे क्योंकि इसका एक एक एग्जांपल आप याद कर लेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको ये क्वेश्चन करने में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, इनके जो है अपना अंतर बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सा। पहले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस बताइए। तो पहला क्वेश्चन है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो आप लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ा ही होगा कैप्सूल क्या होता है, आपका यूज भी होता है रोज़मर्रा में, तो उनका पहले अंतर हमको बताना है हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंतर क्या क्या हैं। तो पहला तो हम कैप्सूल का एक फिगर जनरली बना लेते हैं, जैसे कि ये कैप्सूल है, ये छोटा होता है, ये कैप हो गया, ये लंबा हो गया, इसको बॉडी बोलते हैं। तो ये अगर हम दो पार्ट में बना लिए हैं, इसको छोटा जो होता है उसको कैप बोलते हैं, जो लंबा होता है उसको बॉडी बोलते हैं, दो पार्ट में बता हुआ होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। पहला जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो 2 पीसेस विद शॉर्ट कैप एंड लार्ज बॉडी, मतलब कि ये जो कैप्सूल होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो शॉर्ट कैप होती है, लार्ज बॉडी होती हुई है, इसी के अंदर आपका API या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसी के अंदर भरा हुआ आता है। और ये जो होता है सिंगल पीस होते हैं। आपने एक इवियान का आपने कैप्सूल देखा होगा तो वो उसका जो होता है सिंगल पीस डेट ऑलवेज सील्ड, जो कि सील हुआ होता है, उसके अंदर लिक्विड या सेमी सॉलिड भरा हुआ होता है। एक ये भी अंतर हो सकता है कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में है इसमें पाउडर या फिर लिक्विड भरा हो सकता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेमी सॉलिड या लिक्विड भरा हो सकता है, ठीक है। इसमें ये भी एक अंतर होगा। ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये एग्जिट इन डिफरेंट शेप सच एज ओवल ट्यूब, इसका जो होता है डिफरेंट शेप में हो सकता है, ओवल में हो सकता है, ट्यूब में हो सकता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं अवेलेबल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज, ये जो होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में आपको मिलता है, ये इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। मेड फ्रॉम हार्ड जिलेटिन, ये जो होता है हार्ड जिलेटिन से बने हुए होते हैं, ये सॉफ्ट जिलेटिन से बने हुए होते हैं। कैन होल्ड आर रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज पैलेट्स, ये जो बना हुआ होता है दो प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है होल्ड लिक्विड सेमी सॉलिड, या हमने ऊपर ही बताया था कि ये पाउडर या फिर मिक्सचर, पाउडर के मिक्सचर या फिर पैलेट्स इससे मिलकर बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है लिक्विड सेमी सॉलिड या अनस्टेबल सबस्टेंस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लिक्विड सेमी सॉलिड मैंने बताया ना, इवियान का एग्जांपल, अगर आप इसको काटते हैं तो लिक्विड या सेमी सॉलिड मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फिलिंग इज डन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द कैप्सूल, इसका हम फिलिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जब कैप्सूल बन जाता है उसके बाद हम इसका फिलिंग करते हैं। और इसका जो होता है सीलिंग, फिलिंग एंड सीलिंग प्लेस इन कंबाइंड ऑपरेटर जो होता है उसको ऑपरेटर हेल करता है, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का हमने अंतर देख लिया है। बाकी आप लोग जनरली तो जानते ही होंगे क्योंकि रोजमर्रा में ये यूज होते हैं। कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर पहले कैप्सूल कुछ ना कुछ लिख देता है, जैसे कि आपको कोई भी अगर टेबलेट देगा तो उसमें DSR का कैप्सूल जरूर दे देता है, तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आता है। और अगर इवियान की बात करते हैं तो वो आपका आता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। एक एग्जांपल भी हमने आपको दे दिया है। और इसमें पूछा गया था क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में अंतर क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल जान लेते हैं, फिर इसका हम डिफरेंस जान लेते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी प्रोसेस पे ध्यान देना, मेनली कि हम उनको आश्वासन दे दिए हैं कि ये प्रोसेस ये ऐसे होगा, ये सही होगा। हमने क्योंकि उस प्रोसेस को पहले जांच लिया है, जिससे हमको बहुत ही कम इम्प्योर प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं प्योर प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ये एक प्रोसेस पे हम मेनली इसको हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं, कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है जिससे इम्प्योर बन जाए ये। तो पहले क्वालिटी एश्योरेंस को हमने जान लिया कि मेनली आश्वासन या प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। इसको जो है वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा समीक्षा और स्पॉट चेक की नियोजित प्रणाली प्रदान करता है, कि मतलब कि सीनियर जो वहाँ के हैं और सीनियर स्टाफ हैं और जो और भी जो स्टाफ हैं उनके द्वारा हर एक स्टेप पर इसकी जांच की जाती है। दस्तावेज योजनाओं आदि की पूरी 100% जांच प्रदान करता है। इसमें क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि हो गया प्रोडक्ट बन गया तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन में देना पड़ता है कि इसमें इतना इतना ये सब मिला हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया, दस्तावेज योजना 100% चेक करता है, ठीक। दूसरा है 1 स्टेप रिव्यू प्रोसेस बिफोर ईच
सबमिटल, मतलब कि एक स्टेप होने के बाद प्रोसेस की हर एक स्टेप पर इसका हम जांच कर लेते हैं कि हमने जो प्रोसेस किया है वो सही है, स्टैंडर्ड प्रोसेस से मिलता है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, डिटेल प्रोसेस ईच सबमिटल विद, मतलब कि कई चरणों के साथ प्रत्येक सबमिटल के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मतलब कि जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद इसको करते हैं। ओक्योर आफ्टर क्यूसी इज कंप्लीट बट बिफोर सबमिशन, मतलब कि जो ये क्यूसी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, गुणवत्ता नियंत्रण पूरा होने के बाद लेकिन जमा करने से पहले होता है। ये जो होता है कब परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल जो होती है, क्वालिटी कंट्रोल उसके पहले, उसके क्वालिटी कंट्रोल के बाद और जमा करने से पहले इसका क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। क्यों रिव्यू फ्रिक्वेंसीज पर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, मतलब कि गुणवत्ता आश्वासन जो होता है समीक्षा आवृत्ति गुणवत्ता प्रबंधन योजना के अनुसार होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यूसी रिव्यू ओक्योर ऑन ऑल प्रोजेक्ट एंड सबमिट, गुणवत्ता नियंत्रण जो होता है समीक्षा सभी प्रोजेक्ट और प्रस्तुतियों पर होती है, मतलब कि जो भी कर रहे हैं प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी जो फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल सबमिशन होगा उसकी हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। मेनली वही है कि अगर हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो कोई हमको इम्प्योरिटी ना आ पाए। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद हम जो भी उसका हम क्वालिटी इसका टेस्ट करेंगे कि कोई इसमें डिफेक्ट तो नहीं आया है, तो वही क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है, जो कि GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद आगे आती है। तो 6th क्वेश्चन है, वेरियस एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं, उनके बारे में शॉर्ट नोट देना है। तो पहला है प्रोसेस इक्विपमेंट, मतलब कि इक्विपमेंट में क्या क्या प्रोसेस हैं उनके बारे में बताना। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, क्या क्या प्रोसेस हो रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, क्या रिकॉर्ड किया है उसका देना है। तीसरा है मटेरियल मैनेजमेंट। चौथा है प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल, मतलब कि आगे हम बताते रहेंगे। पहला है, पहले पे ध्यान देते हैं प्रोसेस इक्विपमेंट, जो कि ऑल सर्विस पाइप वर्क एंड डिवाइस शुड बी एडिक्वेटली मार्क्ड, मतलब कि सभी सर्विस पाइप जो होती हैं और उपकरण होते हैं उनको मार्क करते हैं। स्पेशल अटेंशन शुड बी, हम एक ध्यान देते हैं स्पेसिफिक की किसी चीज़ में, जैसे नॉन इंटरचेंजेबल कनेक्शन, मतलब कि कोई एक कनेक्शन है उस पर ध्यान देते हैं। और एडाप्टर फॉर डेंजरस गैस एंड लिक्विड और डेंजरस गैस पर हम ध्यान देते हैं कि कोई जो प्रोसेस में जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, या फिर जो जिस चीज़ के लिए लगाया गया है वो बराबर चल रहा कि नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, तो डॉक्टर इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और जो मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट ऑफ फिक्स्ड रेंज एंड प्रिसीजन शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट विद इन प्रोडक्शन एरिया, मतलब कि जो मेजरिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर की जो रेंज होती है वो सब वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, ताकि हमें जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उनमें मदद मिल सके। ठीक, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। गुड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट, क्लीनिंग एंड यूज, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट API, लेबलिंग, पैकेजिंग मटेरियल, मास्टर प्रोडक्शन कंट्रोल, बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड एंड लेबोरेटरी कंट्रोल रिकॉर्ड। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में क्या होता है, गुड डॉक्यूमेंटेशन यही होता है कि आप इक्विपमेंट की पूरी नॉलेज रखेंगे कि यहाँ पर ये इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो और उसका क्लीनिंग पर ध्यान देंगे, क्लीनिंग और उसका यूज पर ध्यान देंगे इक्विपमेंट की, और उसमें रॉ मटेरियल जो यूज करना है वो सब डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी का है, इतना कंसनट्रेट का है। ठीक है, तो मास्टर फार्मूला भी होना चाहिए, और जो बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड भी होने चाहिए, और लेबोरेटरी कंट्रोल रिकॉर्ड भी होने चाहिए कि कहाँ पर किस फार्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, ठीक वहीं पर उपस्थित होना चाहिए। तीसरा है मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, सामग्री में प्रारंभिक सामग्री, पैकेजिंग सामग्री और गैसेस, सॉल्वेंट, और जो होता है प्राइमरी जो एड्स होते हैं और रिएजेंट जो होते हैं, ये सब वहाँ पर शामिल होते हैं सामग्री प्रबंधन में। जो भी उसमें चीज़ यूज होती हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर उपस्थित होती हैं, फिर वहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए। ये सब मटेरियल मैनेजमेंट में होता है। मतलब कि जैसे कि हम प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, लग्जेटिव यूज़ कर रहे हैं, या फिर कलरिंग एजेंट या स्वीटिंग एजेंट, या फिर पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, या फिर गैसेस होनी चाहिए, जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स कुल मिला के जो भी उसमें प्रोसेस में यूज हो रहा है वो सब वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट ये हो गया। 4th पॉइंट है प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल। मतलब कि ये एक ऐसा टेस्ट, दीज आर चेक कैरीड
आउट बिफोर कंप्लीटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके पहले हम इसको परफॉर्म करते हैं। ये एक प्रकार का टेस्ट है जो कि फंक्शन ऑफ आईपीसी इज मॉनिटरिंग एंड अडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन एंड आल्सो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि इन्होंने ये बताया है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो कि निर्माण प्रक्रिया से पहले यूज की जाती है इस प्रक्रिया को, या कह लें इसको जांच कह लें, एक जांच है जो कि हम प्रोसेस कर रहे हैं उनके निर्माण, उनका विनिर्माण प्रक्रिया में जो है मदद करती है, तथा उपकरण और पर्यावरण को नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रोसेस में चौथा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट है पैकेजिंग एंड आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग ऑफ एपीआई एंड इंटरमीडिएट्स। मतलब कि एपीआई तथा माध्यमिक पैकेजिंग एवं लेबलिंग की पहचान। जो हम एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ कर रहे हैं, और जो माध्यमिक पैकेजिंग और लेबलिंग में जो पहचान है वो चीज़ उसके बताया गया है कि पैकेजिंग तथा लेबलिंग सामग्री की प्राप्ति, पहचान, संगरोध, नमूनाकरण, जांच, परीक्षण तथा निर्गमन और हैंडलिंग का वर्णन करने के लिए लिखित प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। मतलब कि इन्होंने कहा जो तुम पैकेजिंग कर रहे हो, जब लेबलिंग कर रहे हो तो उसमें सभी चीज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हैं उस चीज़ को वो उसमें लिखित प्रक्रिया में यूज होना चाहिए। 6 पॉइंट था स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि स्टोरेज कैसे करना, किस टेम्परेचर में स्टोरेज करना, ये भी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इतना लिखा नहीं हो, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि जैसे स्टोर कर रहे हैं किस टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं, ताकि वो जो प्रोडक्ट है हमारा जो डैमेज ना हो या फिर डिकम्पोज ना हो, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका भी कोई एक माध्यम होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। 7th पार्ट की बात करते हैं, लेबोरेटरी कंट्रोल। द इंडिपेंडेंट क्वालिटी यूनिट शुड हैव सूटेबल लेबोरेटरी फैसिलिटी। मतलब कि लेबोरेटरी कंट्रोल मतलब कि एक हम जैसे लैब में पहले कोई परफॉर्म करते हैं तो उसका भी यहाँ पर लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि लेबोरेटरी कंट्रोल दिस द इंडिपेंडेंट क्वालिटी यूनिट शुड हैव सूटेबल लेबोरेटरी फैसिलिटी। मतलब कि स्वतंत्र गुणवत्ता इकाई में उपयुक्त प्रयोगशालाएँ सुविधाएँ जो होनी चाहिए, जो लेबोरेटरी में जो यूज़ होती हैं सुविधाएँ, वो चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, वहाँ का जो हमने प्रोसीजर यूज़ किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये हमने फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी के बारे में जान लिया है। अगला पॉइंट है सामग्री की अस्वीकृति तथा पुनः उपयोग। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि जो अस्वीकृत सामग्री मतलब कि जो रिटर्न है, जो कि हमने भेजा है वो लिया नहीं है, उसमें जो अस्वीकृत है उनको हम चिन्हित कर लेते हैं, उनको हम अलग रखते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि उनमें हम संशोधन कर लें ताकि ये जो प्रोडक्ट है ले बाद में वापस हो जाना चाहिए, ताकि हमें नष्ट ना हो। फिर शिकायतें तथा वापस करना लास्ट पॉइंट है इसमें। तो शिकायतें मतलब कि शिकायत जो आती हैं उसका भी हम पहले डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं कि शिकायत जो कर रहा है, शिकायतकर्ता का नाम व पता, शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति का नाम या फ़ोन नंबर, शिकायत की प्रकृति, एपीआई का नाम तथा किस बारे में शिकायत कर रहा है वो चीज़ होना चाहिए। फिर अगला शिकायत प्राप्त करने की तिथि उसमें होना चाहिए, प्रारंभ की गई कार्रवाई तथा तिथि, कार्रवाई करने अगर कोई शिकायत मिल रही उस पर क्या कार्रवाई हो रही वो चीज़ होनी चाहिए, की गई कार्रवाई का पालन, जो कार्रवाई की गई है वो सब है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो शिकायत कर रहा है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर, की उसका नाम, पता, आधार और जो फ़ोन नंबर होना चाहिए, और किस बेस पे वो शिकायत कर रहा है, एपीआई पे कर रहा है या टेस्ट पे कर रहा है या फिर उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ये सब वहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी हो गई हैं। तो ये अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्लासीफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल, राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कह रहा है कि क्लासीफाई करिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को विद एग्जांपल के साथ, एंड एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग, उसके क्या एडवांटेज हैं वो लिखिए, और तो और उसका क्लासिफिकेशन दीजिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। तो पहले हम जान लेते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। एक नॉवेल होता है, दूसरा होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रेडिशनल मतलब कि जो पुराने समय से चल रहा है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब जो है टैबलेट, ये सब ट्रेडिशनल में हो गई, कि जो पुराने समय से चला आ रहा है वो सब ट्रेडिशनल हो गया। और नॉवेल मतलब कि जो नए आगे के समय में जो यूज होगा, जो इस समय यूज हो रहा है वो सब नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है। इसमें क्या है कि नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मेन एम यही है कि आप जिसे बार बार फ्रिक्वेंसी करते हैं, दवा को बार बार लेते हैं,
टेक करते हैं तो इसमें या फिर पेशेंट भूल जाता है तो क्या है, इसमें एक बार हम दवा ले लेंगे तो वो महीनों तक या फिर हफ्तों तक ये चलती रहेगी, अपना असर करती रहेगी। तो उसी को नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसका यहाँ क्लासिफिकेशन बताना है। तो पहला है सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम ड्यूरेशन मेनली तो टाइम ड्यूरेशन ही बढ़ाना है नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। यहाँ पर यही है कि दिस इज द ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन विच कांस्टेंट लेवल ऑफ ड्रग इज मेंटेन्ड इन ब्लड एंड टिश्यू फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब कि ब्लड और टिश्यू में बहुत लंबे समय तक ड्रग को रखना ही सस्टेनेबल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सक्रिय पदार्थ बहुत छोटे छोटे कैप्सूल द्वारा लेपित होते हैं, मतलब कि जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एपीआई जो होता है वो उसको एक छोटे छोटे कैप्सूल द्वारा लेपित मतलब कि कोटिंग कर दिया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक जिसमें सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है, के साथ साथ फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल और खाद्य उद्योगों में भी यूज किया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं या एग्रोकेमिकल मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूज किया जाता है। एक ये टेक्निक है। तीसरा है पैरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम। पैरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम क्या है? मतलब कि इन्होंने इसमें ये बताया है कि कम जैव उपलब्धता मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी जो हो वो कम हो और ठीक सी सूचांक मतलब कि जहाँ जिस चीज़ के लिए हमको यूज कर रहे हैं वो चीज़ के वो चीज़ पे अच्छा टारगेट करे। और तो और ये पैरेंटल मतलब कि जैसे कि IVIM हो गया, ये सब पैरेंटल में आता है। तो ये मार्ग भी बहुत ही अच्छा प्रभावी मार्ग है। ठीक है, यह बताया गया है। और उसके बाद आता है फोर्थ है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि इसमें जो है ड्रग है वो बक्कल के नीचे रखी जाती है थ्रू लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए डिजायर्ड थ्रू द बक्कल म्यूकोसल मेम्ब्रेन लाइनिंग इन द ओरल कैविटी। बात करते हैं अगर हम बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो यह दवा जो है म्यूकोसल या फिर बक्कल म्यूकोसल या ट्रांस मेम्ब्रेन बक्कल म्यूकोसल के नीचे रखी जाती है और इसका वही है कि ये लंबे समय तक चले, इसीलिए इसका यूज किया जाता है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अब हम बात करते हैं तो द सिस्टम डिलीवर द ड्रग थ्रू द स्किन इन कंट्रोल्ड रेट in a systemic circulation when distinct dosage form is applied to the intact skin which require only drug परमेंटेशन थ्रू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। मतलब कि इसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग को हम स्किन के नीचे रख देते हैं विद कंट्रोल्ड मैनर में कि धीरे धीरे वो अपना एक्शन करता रहे कि लंबे समय तक चलता रहे, और ये ट्रांसडर्मल इसी को बोलते हैं। अगर बात करते हैं ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो ये आँख से रिलेटेड, ओक्यूलर मतलब आप समझ गए आँख से रिलेटेड है, यानी कि विजन वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए ये डिलीवरी सिस्टम होता है। कि इसमें क्या होता है, जो ये आँख से रिलेटेड होती है ये डोजेज सिस्टम इंटेंडिंग फॉर, जिसका उद्देश्य दृष्टि से जुड़ी या प्रभावित करने वाली किसी भी बीमारी, दृष्टि मतलब कि विजन से जुड़ी प्रॉब्लम या उसको प्रभावित करने वाले जो भी ड्रग्स हैं उसके बारे में इसमें ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दिस सिस्टम अलाउ टू द ड्रग डायरेक्टली इंटर द ब्रेन बाय बाईपासिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर टू एंड अवॉइड एक्सटेंसिव हेपेटिक एंड इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म। मतलब कि नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये डायरेक्ट ब्रेन में इंटर करती है, बाईपासिंग ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करके ये सीधे ब्रेन में जो है पहुंचती है, अपना एक्शन शुरू करती है। यह सिस्टम रक्त मस्तिष्क रोधक को बाईपास करके दवा को सीधे मस्तिष्क में पहुंचाती है, डायरेक्ट ब्रेन में पहुंचाती है, अनुमति देता है और व्यापक यकृत और आंतों के चयापचय से बचा जाता है। मतलब कि जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है उससे जो है बचा जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जाती है, उसको पास करके सीधे ब्रेन में पहुंच जाती है। अगर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो यह एक विकासशील तकनीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों के माध्यम से, उसी के साथ में ही दवा वो अपनी साथ में आती है, सांस के ब्रीथ के साथ ही वह दवा आती है, काम अपना करती है। अब अगले पर चलते हैं तो बात करते हैं इंट्रायूट्रिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। यह जो है दिस इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूट्रस अबव द एंडोमेट्रियम एंड इट इज एक्टिव मेडिकेशन। ये जो है एक छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूट्रस में इंसर्ट कराया जाता है, और ये इंसर्ट कराया जाता है यह एक छोटी सी वस्तु होती है जिसको
एंडोमेट्रियम के ऊपर यूट्रस के अंदर रखा जाता है। इसका उपयोग जो है चिकित्सीय एजेंट में किया जाता है। ठीक है, ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस हम जान लिए हैं। बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी प्रणाली। यह प्रणाली जो होती है ऊपरी जठरांत्र मार्ग में एक संकीर्ण अवशोषण विंडो के साथ दवाओं की जैव उपलब्धता मतलब कि बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होती है, और या पेट और ग्रहणी स्थानीय गतिविधियों को बढ़ाने के लिए होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि स्टमक से रिलेटेड जितना जो होगा इसमें वही से रिलेटेड ड्रग दी जाती है। तो बात करते हैं हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि नाम से ही जाना जा रहा है कि टारगेटेड मतलब कि एक पार्टिकुलर आर्गन को लेकर उसको ड्रग डिलीवर करते हैं हम अपने बॉडी में। जैसे कि हमको कहीं चोट लगी है या वुंड है तो वहाँ पर एक्शन कराने के लिए ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम दिया जाता है। फिर है नैनो कैरियर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, नैनो कैरियर हैव बीन डेवलप्ड फॉर इफिशिएंट ड्रग डिलीवरी एंड डायग्नोस्टिक टूल, जो इफिशिएंट बनाने के लिए इसको डेवलप किए गए हैं। कुछ टूल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं जो कि इसका नैनो कैरियर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में मदद करते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं उसका हमें बताना है। तो पहला है, मतलब कि हमने बताया ना कि पुराने समय में क्या होता था, ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता था कि हमको बार बार दवा लेनी पड़ती थी। जैसे बोला गया है कि सुबह दवा लेनी, शाम को दवा लेनी, तीनों टाइम लेनी है। तो इसमें क्या होता है नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कि आपको बार बार दवा नहीं लेनी पड़ेगी। यही एक मेन फायदा है कि आपको जिसे भूल जा रहे हैं दवा लेना या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक बार दवा लेने के बाद दोबारा आपको दवा नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें रिड्यूस ब्लड लेवल ऑस्किलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं मल्टीपल डोजिंग ऑफ कन्वेंशनल डोजेज फार्म में होती हैं। बात कर रहे हैं एडवांटेज की, तो एक ये एडवांटेज है प्रोटेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिग्रेडेशन एंड मैक्सिमाइजिंग अवेलेबिलिटी विद मिनिमम डोज। मतलब कि ये जो है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है यानी कि लीवर में या वहाँ होता है तो वो उससे ये बचाता है। ठीक है, और अगला है इसका इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द ड्रग एंड साइट स्पेसिफिक डिलीवरी। मतलब कि कुछ कह रहा है कि दवा और साइट विशिष्ट वितरण की दक्षता में वृद्धि। मतलब कि आप एक स्पेसिफिक आर्गन को लेकर अगर दवा दे रहे हैं या फिर कह रहे हैं तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ाएगी कि आप उसी आर्गन पे काम करना है तो आपका जो इफेक्ट होगा दवा का वो सही रहेगा। रिड्यूज टॉक्सिटी एंड साइड इफेक्ट, जो टॉक्सिटी है और साइड इफेक्ट हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। शॉर्टर हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंक्रीज कन्वेंस, कम अस्पतालों में भर्ती और बढ़ी हुई सुविधा। मतलब कि इसको दवा लेने से जैसे नहीं कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं आपको बार बार वही डोजिंग कराना पड़ रहा है तो हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि एक बार आप दवा ले लेंगे तो आपको घर पर रहें या फिर कहीं बाहर भी रह सकते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा 9th है वर्केबल ट्रीटमेंट फॉर प्रीवियसली इनक्योरेबल डिजीज़। मतलब कि पहले से असाध्य रोगों के लिए व्यवहारिक उपचार। मतलब कि कुछ जो होती हैं क्योरेबल डिजीज़ नहीं होती हैं उनके लिए भी ये काम लायक है कि जैसे कुछ डिजीज़ हैं जो कि बराबर उसका ट्रीटमेंट चलना ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप कहीं भी हैं बाहर हैं लेकिन इससे जो है ये वाली अगर नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे यही फ़ायदा है कि हम ड्रग को ले सकते हैं, एक बार ही लेंगे, बार बार नहीं लेना पड़ेगा। पोटेंशियल फॉर प्रोफाइलेक्टिक एंड एप्लीकेशन, रोग निरोधी अनुप्रयोग की संभावना। रोग निरोधी मतलब कि रोगों से बचने के लिए जो ये उपयोग की गई है इसका ये भी एक एप्लीकेशन है कि रोगों से हम बच सकते हैं। पार्ट बी पे आते हैं तो पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर। फार्मेसी एक व्यवसाय के रूप में पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। मतलब कि फार्मेसी करने से आपको क्या स्कोप है, क्या आपको फ़ायदा है, क्या कहाँ आप वो जॉब कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी और क्या आपको फ्यूचर में क्या आपको लाभ मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पर पहले हमको बताना है और इंडिया में ही बताना है इंडिया में क्या उसके लाभ हैं। तो पहला है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पर आपका अगर फार्मेसी किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि बनाना, अरे वही प्रोडक्शन कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेनली एम-फार्म एंड पीएचडी आर ग्रेट डिमांड इन वेरियस एरिया ऑफ द फार्मास्यूटिकल R&D। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है मेनली तो एम-फार्म और जो पीएचडी वाले हैं उनको डिमांड होती है, लेकिन आप भी अगर फार्मेसी किए हुए हैं तो आप भी जा सकते हैं। एनालिसिस एंड टेस्टिंग, अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो अगर फार्मेसी आप किए हुए हैं तो वहाँ पर भी आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप जॉब वहाँ कर सकते हैं। मार्केटिंग की बात करते हैं, MR, जो कि बहुत ही वो जो भी लोग होते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे MR की जॉब करते हैं। तो ये भी अगर फार्मेसी किए हुए हैं तो MR की जॉब कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है। हॉस्पिटल फार्मेसी,
हॉस्पिटल फार्मेसी में भी एक अच्छा रोल है कि अगर आप जैसे हॉस्पिटल नहीं खुले होते हैं सिटी में, बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो उनकी फार्मेसी खुद की नहीं होती है, तो आप वहाँ पर अपना फार्मेसी खोल सकते हैं और कंपाउंडिंग, दवा की कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक है। और दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब कि आप कोई लोकल एरिया में ले रहे हैं, तो आप वहाँ पर काउंसल कर रहे हैं पेशेंट को रिगार्डिंग द यूज ऑफ ड्रग एंड डोजेज फार्म। कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जो कि यूज करता है ड्रग का कैसे यूज करना है, वो चीज़ में बता रहा है, कितना डोज लेना है, ये सब चीज़ उसमें बताना है कम्युनिटी फार्मासिस्ट में। एकेडमिक में क्या है, एकेडमिक में मतलब कि मिनिमम लेवल होते तो एम.फार्म मांगा गया है। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो एम.फार्म मांगा गया है, लेकिन आप पढ़ा सकते हैं, डिप्लोमा वालों को बी.फार्मा करके भी पढ़ा सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर है, उसकी बात करते हैं तो स्थानीय रूप से एफ.डी.ए. ड्रग और फार्मा उद्योगों ने नियम और विनियमों को पालन करने, नियम मतलब कि उसको और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फार्मासिस्ट ही कर सकता है ड्रग एंड फार्मा इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये भी एक ऑफर है कि रेगुलेटरी अफेयर में भी आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफाइन प्रिजर्वेटिव, मेंशन वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब कि आप प्रिजर्वेटिव को पहले डिफाइन करिए, फिर है मेंशन वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, कितने टाइप के होते हैं और प्रिजर्वेटिव वो चीज़ बताइए इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ बताना है। आप बात करते हैं प्रिजर्वेटिव तो आप लोगों को पता होगा कि प्रिजर्वेटिव होता क्या है। प्रिजर्वेटिव वो है जैसे जो कि कोई भी आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें एक प्रिजर्वेटिव एजेंट मिलाते हैं, ताकि जैसे कोई माइक्रोबियल एजेंट है या फिर बैक्टीरियल एजेंट है, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचा सके, आपका जो सॉल्यूशन या कंपाउंड बना है वो सुरक्षित रहे, डिकम्पोज ना हो पाए, आप लंबे समय तक चला सकें, इसीलिए प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव इज आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं डैट इज एडेड टू प्रोडक्ट लाइक फूड में, फार्मास्यूटिकल में, पेंट में, बायोलॉजिकल सैंपल में, वुड्स में, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। बताया ना मैंने कि डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए ये प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं बाई माइक्रोबियल ग्रोथ एंड अनवांटेड केमिकल चेंज, कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव तो आपने जान लिया, आप उसका टाइप जानते हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट करके क्या होता है, दीज आर एजेंट इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब कि ये जो होते हैं एजेंट वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि एपीआई होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए ये रोकते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो विटामिन ई, विटामिन सी और BHA एंड BHT, ये इसके एग्जांपल दिए गए हैं एंटीऑक्सीडेंट की। फिर बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो कि मैंने बताया ना कि एंटी माइक्रोबियल से बचाने के लिए कुछ जो डाले जाते हैं एजेंट जो कि प्रिजर्वेटिव वाला कहलाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया हुआ। इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एंड सार्बेट। बात करते हैं चिलेटिंग एजेंट की। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, दीज आर एजेंट डैट फार्म कॉम्प्लेक्स, ये एजेंट हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फार्म करते हैं विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ ये कॉम्प्लेक्स फार्म करते हैं टू अवॉइड द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। मतलब कि फार्मास्यूटिकल जो फार्मूलेशन बना रहे हैं उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए चिलेटिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं चिलेटिंग एजेंट के एग्जांपल की, तो एक होता है EDTA जो कि बहुत ही आप लोगों ने सुना है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई सोडियम एथिलीन डाई अमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है इसका एग्जाम्पल, और जो दूसरा है सिट्रिक एसिड। ठीक, चिलेटिंग। जब बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स पर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल क्या होता है, दीज सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, मतलब कि जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं प्रिजर्वेटिव उनको हम कहते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इसका एग्जांपल है जैसे प्लांट से प्राप्त हुई है, मिनरल से प्राप्त हुई है, सोर्स से प्राप्त हुई है, या फिर एनिमल से प्राप्त हुई है, प्लांट सोर्स से प्राप्त हुई है, मिनरल सोर्स या एनिमल सोर्स से प्राप्त हुई है, उसे हम नेचुरल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है नीम ऑयल, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, लेमन एंड हनी। ये सब जो होते हैं प्रिजर्वेटिव हैं जो कि कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं उनको लंबे समय तक चलाने के लिए या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। और नेचुरल हैं तो नेचुरल से प्राप्त होते होंगे। आर्टिफिशियल मतलब कि जो बनाए गए हुए हैं, दिस प्रिजर्वेटिव आर मैन मेड बाई केमिकल सिंथेसिस एंड आर एक्टिव अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये जो मैन मेड केमिकल हैं वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कहलाएंगे जो कि अगेंस्ट फाइट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इसका एग्जांपल है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट्स एंड प्रोपियोनेट एंड नाइट्राइट्स। इसका ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करिए इंडियन फार्माकोपिया के बेस पर। तो वो हम पहले करते हैं, देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर,
पाउडर फॉर इंटरनल यूज। पहले तो इंटरनल यूज के लिए, आंतरिक उपयोग के लिए जो पाउडर हैं उसके हिसाब से बांटा गया है। पहले तो उसमें भी टाइप हैं डिवाइडेड पाउडर, मतलब कि विभाजित चूर्ण, जिसका एक पहला है सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर, पाउडर इनक्लोज्ड इन कैचेट एंड टैबलेट ट्राइचुरेट। ये एक होगा डिवाइडेड पाउडर के पार्ट हो गए। फिर है बल्क पाउडर के पार्ट देखेंगे। बल्क पाउडर के पार्ट हैं एंटासिड एंड लग्जेटू। फिर तीसरा आता है आपका पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। हमने इंटरनल यूज देख लिए हैं, अब एक्सटर्नल यूज की बात करते हैं। तो पहला उसमें एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर है। डस्टिंग पाउडर के एग्जांपल है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। और डस्टिंग पाउडर के बाद है इंसप्लेशन, डच पाउडर एंड डेंट्रीफाइज। ये सब एक्सटर्नल यूज में आते हैं। और तीसरा है स्पेशल पाउडर। स्पेशल पाउडर में एयोटिक मिक्सचर आता है, एफरवेसेंट पाउडर। इन सब के जो विस्तृत में बताएंगे हम, आपको लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पर केवल आपको क्लासीफाई पूछा है तो हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली घर में यूज होता है फिल्ट्रेशन। मतलब कि अगर जैसे कोई फिल्ट्रेशन वगैरह चाय बना रहे हैं तो लास्ट में क्या प्रोसेस रहता है, छन्नी की सहायता से क्या करते हैं, आपको छानते हैं चाय को। तो यही फिल्ट्रेशन हो गया। बात करते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन की। तो पहली थ्योरी है पाउजुली इक्वेशन। इसमें क्या होता है, पाउजुली का समीकरण। इसमें क्या होता है, पाउजुली ने माना कि फिल्ट्रेशन कोशिकाओं के माध्यम से दबाव के तरल धारा रेखीय प्रवाह का समान है, जिसमें इसकी इक्वेशन दी गई है v बराबर पाई डेल्टा पी आर का घात 4 बटे ए एट ln। ये यहाँ पर जो कि हम ये इक्वेशन एक फिगर के जरिए समझा सकते हैं, जो कि आपको हम बाद में समझाएंगे। तो ड्रेसी इक्वेशन की बात करते हैं। तो पाउजुली ने हमें पहले ये बताया कि जो भी नॉर्मल फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो समान रूप में होती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इरेगुलर होती हैं, तो असमान होती हैं। इसलिए इनकी कोशिकाओं की जो लंबाई है वो बेड की मोटाई के रूप में लिया जाता है। तो इसी तरह इन्होंने इस पर यह अध्ययन किया। फिर इन्होंने एक थ्योरी दी है, इक्वेशन दी है v बराबर के और डेल्टा पी और ये है ईटा और एल। तो ये इन्होंने ये थ्योरी दी है। तीसरी है कोजनी कारमैन इक्वेशन। इन्होंने भी एक इक्वेशन दी है v बराबर a अपान ईटा एस स्क्वायर डेल्टा पी अपान के एल सिग्मा क्यूब 1 माइनस होल स्क्वायर है। तो ये इन्होंने इक्वेशन दी है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बात करते हैं बाल मिल की। बाल मिल एक प्रकार का ग्राइंडर है जो कि सबस्टेंस जो कि लेते हैं, जिसको सबस्टेंस लेते हैं उनको बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं तो उनको रिड्यूस साइज करता है। इसका यही बाल मिल का कार्य है। तो इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल जो है बेस्ड इन इम्पैक्ट एंड एट्रीशन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज रिडक्शन। हमने बोला ना साइज रिडक्शन के लिए मेनली यूज करते हैं। तो इन्होंने इम्पैक्ट और एट्रीशन इसका प्रिंसिपल है। रैपिडली मूविंग बॉल, मतलब कि ये अच्छा, अगर हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम बात करते हैं, पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ से हम पहले तो यहाँ से खुलने वाला है लिड, तो यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट डाल देंगे तो बड़ा बड़ा होगा, तो उसको ये ऐसे ऐसे राउंड घूमता रहता है। तो इसमें जो होते हैं प्रोडक्ट जो होते हैं पहले तो बड़े मात्रा में होते हैं, बड़े साइज़ में होते हैं, जो कि राउंड करके बहुत इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, इसका मेन वर्क यही होता है कि स्मॉल साइज़ को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो वर्किंग भी इसी में दिया हुआ है। वर्किंग की बात करते हैं तो द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज केप्ट इन हॉलो सिलेंडर। एक जो हॉलो सिलेंडर है, मतलब खाली सिलेंडर है, उसमें जो मटेरियल को हम फिल करते हैं, द मटेरियल प्लेस्ड इन 60% ऑफ द वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम का 60% भरते हैं, कुछ खाली भी रखते हैं ताकि जैसे वो जब राउंड करे तो जो उसमें के पार्टिकल हैं वो घूम सकें। ठीक है, तो द मिल इज अलाउड टू रोटेट करते हैं। स्पीड ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, मतलब कि जो रोटेशन की जो स्पीड है वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आगे बताया गया होगा कि कितने पॉइंट पर हमको रोटेट करना है। वर्किंग की बात करते हैं तो जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड रोटेशन जो है उसका भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पहला है कि कम गति पर अगर हम करते हैं, गेंदों का द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या रोल करेगा और केवल आकार में कमी की एक नगण्य मात्रा, मतलब कि जीरो की मात्रा में रहेगा। और उच्च गति की बात करते हैं, उच्च गति पर गेंदों का केंद्र पसारक, मतलब कि इन्होंने कह रहा है कि अगर स्मॉल रोटेशन की बात करते हैं, अगर धीमी गति की बात करते हैं तो जो होते हैं, जो ये उसमें के बॉल होंगे वो एक दूसरे को ऊपर हो जाएंगे, जो कि रिड्यूस साइज कम होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया। अगर उच्च गति की बात करते हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे को ऊपर फेंक देगा लेकिन वो रिड्यूस साइज नहीं होगा। अगर बात करते हैं
नॉर्मल स्पीड की या फिर कहें कि सही स्पीड जो कि रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो कण होंगे, जो बाल होंगे, वो आपस में मिलेंगे, अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन भी होगा, जिसके कारण ये जो वो होंगे, जो उसमें के बाल होंगे वो और रिड्यूस साइज़ में हो जाएंगे। इसका यहाँ पर यही दिया गया। यह आमतौर पर 0.5 चक्र प्रति सेकंड होता है इसका जो रोटेशन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो होता है दोबारा से अगर हम किसी चीज़ को पीसने या फिर दोबारा से ग्राइंडिंग करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग इट इज़ वाइडली यूज फॉर सीमेंट, सिलिकेट प्रोडक्ट, न्यू टाइप बिल्डिंग मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल, केमिकल फर्टिलाइजर, ब्लैक एंड नॉन फाइब्रस मेटल, ग्लास एंड केरामिक्स। इन सबके जो रिड्यूस साइज होता है इनमें इनका यूज होता है। ये आपका गीला प्रोडक्ट है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सूखा प्रोडक्ट है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही इसकी एप्लीकेशन है। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बात करते हैं सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट, जो कि हमने अभी ऊपर बताया था नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, वही चीज़ यहाँ पर दोबारा पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, द ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इज इंटेंडेड टू अटेन प्रोलॉन्ग्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट by releasing the medication continuously over an extended period of time once a single dose administered is termed as sustained release drug। मतलब कि कह रहा है कि इसमें जो होता है कि लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए थेराप्यूटिक इफेक्ट देता रहे और धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टाइम एंड सिंगल डोज एक बार ही लेने से, सिंगल डोज एक बार लेने के बाद एक लंबे समय तक उसका जो इफेक्ट दिखता रहे, वही सस्टेनेबल रिलीज टेबलेट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया है दीर्घकालिक मोचन टेबलेट, मतलब कि औषधि वितरण प्रणाली जिसका उद्देश्य एक ही खुराक को प्रशासित करने के बाद एक विस्तारित अवधि, मतलब कि लंबे समय के लिए लगातार औषधि जारी करके लंबे समय तक चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त करता है, उसे दीर्घकालिक मोचन कहा जाता है। ठीक, सस्टेनेबल रिलीज ड्रग अब आपने लोग जान लिया है। अब आते हैं इफरविसेंट पाउडर। इफरविसेंट का पाउडर का एक अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने इनो को घर में यूज किया होगा। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर को रिलीज़ करती है, या एस्प्रिन टेबलेट को ले लो, उसमें भी यही होता है। तो इफरविसेंट पाउडर आर मेड अप एक्टिव एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट, जो कि ये बना हुआ होता है एक्टिव और इनर्ट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ होता है, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें मिला हुआ होता है, डेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मैंने बताया ना कि जब हम वाटर में पानी में मिलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये एक इसका हमने एग्जाम्पल भी बता दिया, तो आप लोग और अच्छे से समझ गए होंगे इफरविसेंट पाउडर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एलिक्सर, क्रीम्स, वैक्सीन एंड इंसप्लेशंस। इनमें से 3 को जो है डिफाइन करना है। पहला है एलिक्सर, मतलब कि एलिक्सर जो होता है जो बच्चों के लिए मेनली तो ये यूज होता है। ये क्लियर होता है, स्वीटेंड मतलब कि मीठा होता है और फ्लेवर्ड होता है, एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि ओरली लेते हैं। ये मेनली बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। द मेन इंग्रेडिएंट आर एलिक्सर एथिल एल्कोहल, 5 से 40% इसमें एल्कोहल होती है, वाटर, ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट एंड सम सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। ये एलिक्सर का डेफिनीशन हो गया। अब बात करते हैं क्रीम्स की। क्रीम्स क्या होती हैं? जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं क्रीम्स, जैसे कोई भी क्रीम ले लीजिए आप, फेयर एंड हैंडसम या फेयर एंड लवली, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने पूछा क्रीम्स होता क्या है, क्रीम्स की डिफिनीशन आपको बताना है। तो क्रीम मतलब कि क्रीम्स क्या होता है, क्रीम्स को हमको डिफाइन अगर करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्रीम्स जो है एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि 2 मिक्सचरों से मिलकर बनी हुई, 2 या 2 से अधिक मिक्सचरों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये वाटर इन ऑयल होती है और ऑयल इन वाटर इमल्सन 2 टाइप की ये भी होती है। ठीक है, क्रीम्स आप लोगों ने जान लिया और आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं रेगुलर यूज में है क्रीम्स। अब बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक जीवित जीड़ या मारे गए सूक्ष्म जीवों के हिस्से के उत्पाद हैं। मतलब कि जीवित मतलब समझ रहे हैं कि वो कोई बैक्टीरिया है उसी से हम वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन बनाने की प्रिपरेशन आप लोगों ने जानी होगी क्या होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जीवित चीड़ या मारे गए सूक्ष्म जीवों या उनके हिस्से का उत्पाद है जिनमें एंटीजन होते हैं जो सुरक्षात्मक एंटीबॉडी टी कोशिका प्रतिरक्षा से युक्त होते हैं। मतलब कि जो कि एंटीजन से लड़ने के लिए, जो कि बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए ये इम्यूनिटी प्रदान करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो जैसे कोविड-19 आई थी तो ये कोविड-19 वायरस के लिए ये कोविड-19 वैक्सीन आई हुई थी।
तो वही समझो वैक्सीन की उसका अगेंस्ट एक्शन करने के लिए। ठीक है, दूसरा है इंसफलेशन। इंसफलेशन क्या है? इंसफलेशन आर द इनहेलेशन टाइप डस्टिंग पाउडर होता है। ये डस्टिंग पाउडर जो कि पाउडर का एक टाइप है, इसका इंसफलेशन आर इनहेलेशन टाइप डस्टिंग पाउडर यूजली इंटेंडेड फॉर अप्लाइड इनटू ये कहाँ यूज किया जाता है? थ्रॉट में, ईयर में, वेजाइना विद हेल्प इन इंसफलेशन। मतलब कि ये जो है थ्रॉट, गले, नोज या ईयर या वेजाइना इन्फेक्शन के लिए मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जान लिया हम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस को बताना है, उसके प्रिंसिपल का क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। फ्रीज ड्राइंग मतलब फ्रीज ड्राइंग एक ड्राइंग प्रोसेस है जिसका हम जो प्रोडक्ट हमारे पास उपस्थित है उसकी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड टू कन्वर्ट सोल्यूशन इन लेबल मटेरियल इनटू सॉलिड ऑफ सफिशिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लायोफिलाइजेशन इज अ फिनोमिना कॉल्ड सब्लिमेशन। अब आती बात है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन आप लोगों ने सुना होगा कि सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर, यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर बनना ही सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसका यहाँ पर बताया गया है। और ये जो सब्लिमेशन जो है ये इसका प्रिंसिपल है फ्रीज ड्राइंग का। द वाटर पासेस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड बने ही डायरेक्ट वेपर बन जाना ही सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका यही प्रिंसिपल है। बात करते हैं वर्किंग की। फ्रीज ड्राइंग की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग की वर्किंग जो है 4 स्टेप में है। प्री ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग एंड प्राइमरी ड्राइंग एंड सेकेंडरी ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है, पहले तो जो हम कंपाउंड लेते हैं उसको तो हम ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रीज करते हैं 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर प्राइमरी ड्राइंग, फिर सेकेंडरी ड्राइंग। ये 4 स्टेप हैं, इनको हम फॉलो करते हैं। ये पूरी आपकी फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस जो होती है पूरी हो जाती है। बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो फ्रीज ड्राइंग की एप्लीकेशन की है। फ्रीज ड्राइंग इज यूज टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ थर्मोलेबल प्रोडक्ट सच एज अ वैक्सीन एंड अदर इंजेक्टेबल। मतलब कि फ्रीज ड्राइंग का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में किया जाता है। लाइक थर्मोलेबल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी जो सेल्फ लाइफ है उनको बढ़ाने में, जैसे कि वैक्सीन और अदर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने में किया जाता है। इट यूज टू इनहेंस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसकी जो स्टेबिलिटी है बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग स्टोरेज, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में इसका भी यूज किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग इज यूज टू रिड्यूस वेट प्रोडक्ट। ये जो है फ्रीज ड्राइंग जो होता है वेट जो प्रोडक्ट का होता है उसको कम करने में भी यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड प्रोडक्ट इन फ्रीज ड्राइड फॉर्म। मतलब कि इसका जो उपयोग है ब्लड के प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने में, जैसे ब्लड प्रोडक्ट नहीं जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको रखने में, उसको ज़्यादा समय तक रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज़ केमिकल सिंथेसिस, इट इज़ यूज इन केमिकल सिंथेसिस टू मेक प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल एंड ईजियर डिजॉल्व इन वाटर। इसका उपयोग जो है रासायनिक संश्लेषण में उत्पादों को अधिक स्थिर और पानी में घुलनशील आसान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग इज कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड बायो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर। फ्रीज ड्राइंग का उपयोग जो है इफेक्टिवली यूज्ड इन बायो सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर। मतलब कि प्यूरिफिकेशन जो प्रोसीजर है उसमें जो है हम फ्रीज ड्राइंग का उपयोग करते हैं। तो हमने ये एप्लीकेशन फ्रीज ड्राइंग की जान ली क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षात्मक उत्पाद के भंडारण पर टिप्पणी हमको देनी है। तो वही हम पहले समझाते हैं क्या होता है। पहला है प्रतिरक्षात्मक उत्पाद भंडारण जो है अपनी शक्ति खो देते हैं। जब हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का हम जब स्टोरेज करते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। शक्ति मतलब कि पोटेंसी अपनी खो देते हैं। प्रतिरक्षात्मक उत्पादों की शक्ति के संरक्षण में जीवित कोशिकाओं के व्यवहार्यता को बनाए रखना या प्रोटीन यानी एंटीजन एंटीबॉडी के विकृतीकृत को रोकना शामिल है। कि दूसरे में ये कहा गया कि अगर पोटेंसी खो रहे हैं तो उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी के विकृतीकरण मतलब डीनेचुरेशन है उसको बनाए रखने के लिए शामिल है इसमें। और फिर करते हैं सामर्थ्य की कमी उन रासायनिक परिवर्तनों के कारण होती है जो भंडारण के तापमान में समानुपाती होते हैं। मतलब कि अगर पोटेंसी ड्रग की कम हो रही है तो वो अगर हम स्टोरेज के समय में तापमान नहीं देख रहे हैं, सही नहीं है, तो उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हमें जो ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो जो रूम टेम्परेचर होता है उससे नीचे रखने की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट में ये बताया गया अधिकांश प्रतिरक्षात्मक उत्पाद को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अंधेरे में संग्रहित करना चाहिए, जो कि
इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है उसका हमको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए और अंधेरे में रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का स्टोरेज जान लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नेम एनी 3 टेस्ट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग। जो है मूल्यांकन टेस्ट देना 3 का देना है, जैसे पैरेंटल प्रोडक्ट का, टैबलेट्स का जो है हमको इवैल्यूएशन टेस्ट देना है। तो पहले हम पैरेंटल प्रोडक्ट का हम इवैल्यूएशन टेस्ट देखेंगे। उसका स्टेरिलिटी टेस्ट होता है जो कि इट इज़ मेथड ऑफ द कैरीड आउट डिटेक्ट कन्फर्म एब्सेंस ऑफ एनी वेबल एंड माइक्रोब्स इन आ सोल्यूशन। मतलब कि इसमें जो स्टेरिलिटी टेस्ट में हम देखते क्या हैं कि डिटेक्ट करते हैं कि जो वेबल या माइक्रोब्स हैं वो हमारे जो सोल्यूशन है उसमें प्रेजेंट तो नहीं है। स्टेरिलिटी टेस्ट में ये हम देखते हैं और इसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये स्टेरिलिटी टेस्ट एक होगा पैरेंटल का। दूसरा है लीकर टेस्ट। बात करते हैं लीकर टेस्ट की। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई हम इंजेक्शन लेते हैं उसका एम्पुल में लेते हैं तो उसको हमें ये पता लगाने के लिए होता है वो पूरी तरह से सील्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर सील्ड नहीं होगा तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाएगा। तो इस टेस्ट से हम यही पता लगाते हैं कि जो एम्पुल लिए हैं वो पूरा सील्ड है कि नहीं। ठीक, फिर बात करते हैं क्लैरिटी टेस्ट की। पार्टिकुलेट मैटर इवैल्यूएशन। इस टेस्ट में क्या होता है, क्लियरिटी टेस्ट में क्या होता है, ये क्लियरिटी टेस्ट को हम पार्टिकुलेट मैटर इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को अपनी आंखों से देखते हैं कि जैसे कि उसकी क्लियरिटी मतलब कि एम्पुल में अगर है तो उसको किस किस कलर का है, जो कि किस कलर का है और क्या उसकी क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी रहेगी, और इसको कल्टर काउंटर मेथड के जरिए हम इसको देखते हैं। ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है क्लियरिटी टेस्ट। ठीक है, बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट की। टैबलेट का अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट की, टैबलेट का अगर मूल्यांकन करना है तो कैसे करेंगे। इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। थिकनेस, दूसरा है फ्रेबिलिटी, तीसरा है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि मोटाई, भुरभुरापन या अवयव की एक समानता। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे हम इवैल्यूएशन करेंगे टैबलेट का। अब हमने पार्ट बी भी कंप्लीट कर लिया है। आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में पहले तो मल्टीपल चॉइस हैं, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक हैं। तो पहले मल्टीपल चॉइस पे आते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द FIP इन फार्मेसीज। फार्मेसी में FIP का फुल फॉर्म दीजिए। तो पहला दिया गया फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, तीसरा है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, चौथा है इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है FIP का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इन नोन एंड। जो एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। पहला है मेनस्ट्रम, दूसरा है मार्क, तीसरा है एक्सट्रैक्ट, चौथा है स्लरी। तो इसका ऑप्शन स्लरी सही है। तीसरा क्वेश्चन है सिंपल सिरप IP। जो IP में इंडियन फार्माकोपिया में सिंपल सिरप का जो फार्मूलेशन है वो कितना क्या रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा। तो 66.7 जो होता है वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज का रहेगा, और यही सिंपल सिरप का वो प्रिपरेशन या फार्मूला है। ठीक है, फिर कहते हैं CGMP इज अ पार्ट ऑफ। जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ये किसका पार्ट है, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। ये आपका ऑप्शन सही है। फिर है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड, सीरम, प्लाज्मा एंड टीयर्स, मतलब कि ब्लड और सीरम, प्लाज्मा और आंसू, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। BCG वैक्सीन इज यूज्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो BCG वैक्सीन लगाई जाती है वो कौन से रोग के लिए लगाई जाती है। पहला ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, दूसरा है पोलियो और टाइफाइड, चौथा है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है ये BCG वैक्सीन लगाई जाती है। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो है नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि हमने ऊपर पढ़ा था उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। तो पहला ऑप्शन है इंसप्लेशन, सपोजिटरी, तीसरा है इम्प्लांट और चौथा है लिनीमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन जो है इम्प्लांट जो ऑप्शन है इसका ये सही है, नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल है ये। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बीकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 के फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको। तो पहला है फार्म डी, दूसरा है डी फार्म, तीसरा है बी फार्म और चौथा है एम फार्म। तो आपके लिए बस मात्र डी फार्म अगर डिप्लोमा ही कर लेते हैं फार्मेसी तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9th है इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट सीलिंग इज डन बाई। जो शुगर कोटिंग टेबलेट होते हैं उसको सील कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है एकासिया, बीज वैक्स, जिलेटिन एंड सीलैक। तो पहला ऑप्शन एकासिया इसका सही है जो कि शुगर कोटिंग करते हैं टेबलेट की इसी के जरिए। फिर है 10वां है रेक्टिफाइड स्प्लिट कंटेंस। रेक्टिफाइड जो स्प्लिट है उसका क्या परसेंटेज रहेगा, 95 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ
एथेनॉल, जो एथेनॉल का परसेंटेज रहेगा 95 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक पे। मेथड फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं, जो कि दो पहला है द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ काजिंग इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड, जो कि शरीर के तापमान में वृद्धि करने पर माइक्रोबियल विकास की उपापचयी उत्पादों को हम पायरोजन बोलते हैं। ठीक है, पायरोजन इसका आंसर है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, जो फर्स्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का वह कब पब्लिश किया गया था, तो 1955 ईस्वी में इसका फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश किया गया था। इन द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास्ड थ्रू सेट सीव विच अरेंज्ड इन, जो कि सीविंग मेथड में जो सीव जो होते हैं वो किस मेथड में अरेंज होते हैं, तो है असेंडिंग मेथड ऑर्डर में जो है अरेंज होते हैं। 14 है फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज आ, जो फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है वो किस तरह से ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। 15 है लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल आर आल्सो कॉल्ड एज LVPS, इसका वो सही है, एग्जाम आंसर सही है, LVPS इसका जो है आंसर है। द लार्जर साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ह्यूमन यूज, जो सबसे बड़ा कैप्सूल, जो बड़ा साइज़ का जो कैप्सूल है वो यूज किया जाता है, कितना साइज होता है, 000 जो होता है वो इसका सबसे लार्ज साइज होता है। कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ, ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने लगवाया है कोविशील्ड, तो ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन ये आई हुई थी कोविशील्ड। फिर है फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज्ड इन ग्रेड 5, जो ग्रेड 5 का सिंटर फिल्टर है उसको यूज करते हैं। दिस रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम फॉर प्राइमरीली इमल्सन इज फिक्स्ड ऑयल इज, इसका जो है एक निश्चित तेल के प्राथमिक पायस के लिए तेल पानी और गेंद का अनुपात जो होना चाहिए 4:2:1 में होना चाहिए। फिर लिनेमेंट में भी डिफाइन है, जिसका अगर लिनेमेंट की डिफिनीशन की बात करते हैं तो आ लिक्विड मेडिसिन रब्ड ऑन स्किन टू ईज पेन, पेन को जो है कम करने के लिए स्किन में जो रब किया जाता है उसे लिनेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हमने ये फार्मास्यूटिक्स का जो है पेपर हमने हल कर लिया है। तो अगर आपको इससे कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करिए, और अगर इसकी बुक खरीदना है तो जो बुक की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। धन्यवाद।